हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ में एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इसको हर जगह शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और इसी से रिलेटेड और भी फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेसोपोटामिया का इतिहास जो है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया के उस क्षेत्र का इतिहास है जहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी। वास्तव में दोस्तों, यह नाम ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है नदियों के बीच। टाइग्रस और यूफ्रेटस नदियों के बीच की भूमि का जिक्र भी हमें इसमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में इस क्षेत्र का जो व्यापक रूप है यानी कि इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अब पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और अधिकांश इराक में माना जाता है। वास्तव में दोस्तों, यह स्पेन देश का संस्कृति था और ऐसे में एक ऐसा गढ़ था जिनमें संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव हमें मध्य पूर्व और सिंधु घाटी, मिस्र और भूमध्य सागर तक देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों, जो यह क्षेत्र था वह अरबियों के लिए अल जजीरा द्वीप माना जाता था। इसके दक्षिण में बेबुलोनिया है जिसका नाम बेबुलीन शहर के नाम पर रखा गया था। हालांकि दोस्तों, जो ये मेसोपोटामिया का जो नाम है इसका उपयोग उत्तर पूर्व में जाग्रोस पर्वत से घिरे क्षेत्र के लिए और दक्षिण पश्चिमी में अरब के पठार के किनारे से और दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में फैले क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जो फारस है यानी कि जो ये इराक है, इसमें करून नदी का निचला जो मैदान होता था वो हमेशा मेसोपोटामिया से निकट से जुड़ा रहता था यानी कि इसके काफ़ी करीब था। लेकिन इसे मेसोपोटामिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम बात करें इसके जल निकास प्रणाली की और उसकी खेती की, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे टाइग्रस का मोड़ यानी कि जो बगदाद की उत्तर पश्चिमी एरिया था, जो इलाका था, उसमें लगभग 70 मील तक समतल जलोढ़ भूमि हुआ करता था। और ऐसे में बगदाद और शाह अल अरब के मुहाने के बीच यानी कि टाइग्रस और यूफ्रेटस का संगम, जहाँ यह फारस की खाड़ी में खाली हो जाता है, केवल लगभग 100 फीट यानी कि 30 मीटर की ऊंचाई में अंतर था। तो पानी के धीमे प्रवाह के परिणाम स्वरूप गाद की भारी जमाव होता है और नदी के तल ऊपर उठ जाते थे। ऐसे में दोस्तों, नतीजन नदियाँ अक्सर अपने किनारों को ओवरफ्लो कर देती थी। वही अपने मार्ग भी बदल सकती हैं जब वे उच्च डाइक द्वारा संरक्षित नहीं होती थी। ऐसे में दोस्तों, जो पानी की आपूर्ति थी वो फिक्स नहीं रहती थी, मतलब नियमित नहीं होती थी, क्योंकि उच्च औसत तो जो होता था तापमान, उसकी आपूर्ति के लिए जो वर्षा होनी होती थी वह बहुत कम मात्रा में होती थी। और दोस्तों, इसी के कारणवश जो यहाँ का मैदान होता था वो उसकी ज़मीन जो होती थी वो कठोर होती थी और शुष्क होती थी। और ऐसे में वर्ष में कम से कम 8 महीने पौधों की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। इसके नतीजन दोस्तों, फसल की विफलता के जोखिम के बिना कृषि जो उच्च वर्षा क्षेत्रों और मेसोपोटामिया की पहाड़ी सीमाओं में 10वीं सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, वही मेसोपोटामिया में ही शुरू हुई। और ऐसे में दोस्तों, कृत्रिम सिंचाई के बाद ही यह शुरू हुआ, आविष्कार किया गया। और ऐसे में नहरों की व्यापक शाखाओं वाले नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र के बड़े हिस्सों में पानी लाया जाता था। चूँकि दोस्तों, जो भूमि होती थी वो अत्यंत उपजाऊ होती है और ऐसे में सिंचाई और आवश्यक जल निकासी के साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन भी करेगी। तो ऐसे में दक्षिणी मेसोपोटामिया प्रचुर मात्रा में भूमि बन गई जो काफ़ी आबादी का समर्थन कर सकती थी। तो ऐसे में उत्तर मेसोपोटामिया की जो सांस्कृतिक श्रेष्ठता है, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व तक चली आ रही है, अंततः दक्षिण से आगे निकल गई, जहाँ वहाँ के लोगों ने अपनी स्थिति की चुनौती का जवाब भी दिया था। वही दोस्तों, अगर हम बात करें इनके लैंग्वेज और कल्चर की, तो इसका इतिहास जो है वो कई अवधियों और युगों में विभाजित है। इसकी कोई वास्तविक भौगोलिक एकता नहीं थी और ऐसे में सबसे बढ़कर कोई स्थायी राजधानी शहर भी नहीं थी, जिससे कि इसकी विविधता से यह अन्य सभ्यताओं से अधिक एकरूपता के साथ खड़ा हो, खासकर मिस्र के। वही लिपि और देवताओं का मंदिर एकजुट करने वाले कारकों का निर्माण करते हैं, लेकिन इनमें भी मेसोपोटामिया बहुलता और विविधता के लिए अपनी प्रवृत्ति को दर्शाता है। लिखित दस्तावेज मात्रा में निकले और वही अक्सर एक ही पाठ की कई प्रतियां होती थी। पंथियन में 1000 से अधिक देवता शामिल थे। भले ही कई दिव्य नाम एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियों पर लागू हो सकते हैं। इसके उपरांत मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके 3000 वर्षों के दौरान प्रत्येक शताब्दी ने अगली सदी को जन्म दिया और ऐसे में इस प्रकार शास्त्रीय सुमेरियन सभ्यता ने अक्कादियों को प्रभावित किया और उर तीन साम्राज्य जो स्वयं सुमेरी अक्कादियन संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता था, ने दूसरी सहस्त्रवादी ईसा पूर्व की पहली तिमाही में अपने प्रभाव का प्रयोग भी किया था दोस्तों।
ऐसे में हित्तियों के साथ अनातोलिया के बड़े क्षेत्रों को 1700 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की संस्कृति से प्रभावित किया गया था। ऐसे में दोस्तों पुराने पूर्ववर्तियों किसी भी धर्म पर यूनिफॉर्म साहित्य और हिब्रू बाइबल में कुछ विषयों की समानता, जैसे कि बाढ़ की कहानी या धर्मी पीड़ित की आकृति जैसे शुरुआती संपर्कों के कारण है, न कि सीधे उदाहरण लेने के लिए। वही दोस्तों, अगर हम इस सिविलाइजेशन के अचीवमेंट्स की बात करें तो प्राचीन मेसोपोटामिया की उपलब्धियां गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में बेबीलोनिया के लिए बहुत कुछ बकाया माना जाता है। ऐसे में उदाहरण के लिए समय और कोणों की गणना के लिए सेक्सजेसिमल प्रणाली, जो कि 60 की संख्या की बहु विभाज्यता के कारण अभी भी व्यवहारिक है, 12 दोहरे घंटे का ग्रीक दिन और राशि और उसके संकेत भी माने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों इस सभ्यता की जो उपलब्धि है उसको सर्वोत्तम बिंदुओं के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें नैतिक, सौंदर्यवादी, वैज्ञानिक और कम से कम साहित्यिक शामिल हैं। ऐसे में कानूनी सिद्धांत विकसित हुआ और प्रारंभिक रूप से परिष्कृत किया गया। कानूनी निर्णयों के कई संग्रहों में व्यक्त किया गया है तथाकथित कोड, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हम्मुराबी की संहिता है। इन सभी संहिताओं में कमजोर, विधवा और अनाथों के लिए शासक की चिंता दोहराई जाती है, भले ही कभी कभी वाक्यांश खेदजनक रूप से केवल साहित्यिक क्लिच थे। ऐसे में कला के सौंदर्य शास्त्र को व्यक्तिपरक मूल्य द्वारा निरपेक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक नियंत्रित किया जाता है। फिर भी कुछ चोटियों को बाकी हिस्सों से ऊपर खड़ा किया जाता है, विशेष रूप से अरुक चतुर्थ की कला, अक्कड़ काल की मुहर उत्कीर्ण और अशरबनिपाल की राहत मूर्ति कला शामिल है। बहरहाल मेसोपोटामिया में मिस्र की कला के परिष्कार से मेल खाने वाला कुछ भी नहीं है। फिर भी यह एक अत्यंत प्रशंसनीय उपलब्धि बनी हुई है कि पाइथागोरस का नियम है कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं पर वर्गों का योग सबसे लंबी भुज के वर्ग के बराबर होता है। भले ही इसे कभी तैयार नहीं किया गया था, को इस रूप में लागू किया जा रहा था। ऐसे में दोस्तों अगर मेसोपोटामिया के शास्त्रीय और इनके विचार की बात करें तो मेसोपोटामिया में पहली खुदाई से पहले लगभग 2780 यानी कि लगभग 2000 वर्ष बीत चुके थे, जिसके दौरान प्राचीन मध्य पूर्व का ज्ञान केवल 3 स्रोतों से प्राप्त किया गया था: बाइबल, ग्रीक और रोमन लेखक और बेरोसस के लेखन के अंश, जो एक बेबीलोनियाई थे। ऐसे में दोस्तों बाबेल के टावर के निर्माण के अलावा हिब्रू बाइबल में केवल उन ऐतिहासिक संदर्भों में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया है जिसमें असीरिया और बेबीलोनिया के राजाओं ने इज़राइल और यहूदा में घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया था। ऐसे में दोस्तों यूनानियों में से हेलिकार्नासस के हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जेरक्सिस वन और आर्टेक्सर्क्स के समकालीन बेबीलोन और शेष असीरिया पर रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। उस तारीख को असीरियन साम्राज्य को 100 से अधिक वर्षों से उखाड़ फेंका गया। ऐसे में दोस्तों एथेनियन जेनोफोन ने यूनानी भाड़े के सैनिकों के एक अभियान 401 से 399 ईसा पूर्व के दौरान में भाग लिया, जिन्होंने अनातोलिया को पार किया, बगदाद के आसपास तक यूफ्रेटस के नीचे अपना रास्ता बना लिया और कुनाक्सा की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद टाइग्रस को वापस कर दिया। और अपने साइरोपीडिया में जेनोफोन ने साइरस II और नियो बेबीलोनियन साम्राज्य के बीच अंतिम संघर्ष का वर्णन भी किया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके कुछ गॉड्स की, यानी कि इनके कुछ रिलीजियस सिस्टम की, तो मेसोपोटामिया के देवता मेसोपोटामिया का धर्म बहुदेववादी था, जिसके अनुयायी कई मुख्य देवताओं और हजारों छोटे देवताओं की पूजा करते थे। ऐसे में मुख्यतः दोस्तों यह 3 मुख्य देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें ईए सुमेरियन एनकी ज्ञान और जादू के देवता, अनु सुमेरियन एन आकाश देवता और एनिल एलिल पृथ्वी के देवता, तूफान और कृषि और भाग्य की नियंत्रक, यह सारे देवता इसमें शामिल थे। ऐसे में दोस्तों ये गिलगमेश के महाकाव्य और महान बाढ़ की कहानी दोनों में मानवता का निर्माता और रक्षक है। बाढ़ की कहानी में दोस्तों यह प्रतीत होता है कि ईए ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, लेकिन भगवान एनिल ने बाढ़ बनाकर मानवता को नष्ट करने की कोशिश की। के प्रभाव से बचाने के लिए ईए ने मनुष्य के लिए एक जहाज बनाया और मानव जाति को बख्शा गया था। और अगर दोस्तों यह कहानी जानी पहचानी लगती है तो यह होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों ईडन गार्डन, ग्रेट फ्लड और टावर ऑफ बेबल के निर्माण के बारे में मूलभूत मेसोपोटामिया की धार्मिक कहानियों ने बाइबल में अपना रास्ता खोज भी लिया और मेसोपोटामिया के धर्म ने ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों को प्रभावित भी किया। ऐसे में प्रत्येक मेसोपोटामिया शहर का अपना संरक्षक देवता या देवी होता था और जो भी कुछ हम उनके बारे में जानते हैं वह मेसोपोटामिया की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का वर्णन करते हुए मिट्टी के गोलियों के माध्यम से पारित किया गया है।
जिसमें साल 1775 ईसा पूर्व में एक चित्र टेराकोटा बेबीलोनियन कला के परिष्कार का एक उदाहरण भी देता है, जिसमें या तो देवी ईश्वर या उसकी बहन एरेशकिगल को रात के जीवों के साथ चित्रित किया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें इनके वास्तुकला या आर्किटेक्चर की, तो मेसोपोटामिया कला बनाते समय मेसोपोटामिया में सभ्यता से पहले वहाँ के जो नवाचार हैं उनमें बड़े पैमाने पर कला का निर्माण शामिल होता था। तो ऐसे में अक्सर उनकी भव्य और जटिल वास्तुकला के संदर्भ में और अक्सर धातु के काम को नियोजित करना भी काफ़ी जो है आसान होता था। तो ऐसे में कला में धातु के काम के शुरुआती उदाहरणों में से एक दक्षिण मेसोपोटामिया से आता है, जो 3000 ईसा पूर्व से घुटने टेकने वाले बैल की चांदी की मूर्ति दर्शाई गई है। ऐसे में दोस्तों इससे पहले चित्रित चीनी मिट्टी की चीज़ें और चूना पत्थर सबसे आम कला रूप में शामिल होते थे। एक अन्य धातु आधारित काम, एक बकरी अपने पिछले पैरों पर खड़ी होती है और एक पेड़ की शाखाओं पर झुकती है, जिसमें अन्य सामग्रियों के साथ सोना और तांबा होता है, जो उर के गेट डेथ पिट 2500 ईसा पूर्व में पाया गया था। दोस्तों अब हम इनके कुछ फेमस साइट्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें 4 फेमस साइट्स की बात हम आज करेंगे। तो दोस्तों ये 4 साइट्स हैं। ऐसे में दोस्तों पहला जो शहर था वो था उरुक। उरुक दुनिया के इतिहास के पहले प्रमुख शहरों में से एक हुआ करता था। यह 3200 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर पहुंच गया, जब इसकी अनुमानित आबादी जो थी वो लगभग 80,000 तक थी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनाती थी। ऐसे में दोस्तों यह शहर जो था वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में फरात नदी के किनारे स्थित था। यह सुमेरियन सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। ऐसे में उन्नत खेती और सिंचाई तकनीकों के कारण यह इतना बड़ा होने में सक्षम था। तो भोजन की प्रचुरता ने शहर को और समृद्ध बना दिया था। दूसरा, अक्कड़। दोस्तों अक्कड़ शहर दुनिया के पहले साम्राज्य अक्कादियन साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। ऐसे में सरगोन द ग्रेट के नेतृत्व में अक्कड़ के लोगों ने सुमेरियन शहर राज्यों पर विजय प्राप्त की और मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया था। ऐसे में अक्कादियन भाषा ने सुमेरियन की जगह ले ली और बेबीलोनियन और असीरियन साम्राज्यों में इस क्षेत्र की प्राथमिक भाषा भी यह बनी रही। तीसरा, बेबीलोन। दोस्तों बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी और केंद्र हुआ करता था। अपने चरम के दौरान बाबुल दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जिसकी आबादी 2 लाख से अधिक थी। यह हम्मुराबी और नबूकदनेस्सर जैसे राजाओं के साथ साथ बेबीलोन के काल्पनिक हैंगी गार्डन का घर भी हुआ करता था, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है, यानी कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में। चौथा, नीनवे। दोस्तों यह नीनवे जो था वो असीरियन साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। ऐसे में यह असीरियन साम्राज्य की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया था और यह शहर लगभग 700 ईसा पूर्व राजा सन्हेरीब के शासन में बनाया गया था। ऐसे में नीनवे की महान दीवारों ने 7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया और इसमें 15 द्वार हुआ करते थे। ऐसे में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी लाने वाले 18 नहरें यहाँ पर बनाई गई थी। वही दोस्तों अगर हम बात करें इसके आखिरी टॉपिक की, यानी कि इसके डिक्लाइन की, कि ये कैसे इसका पतन हुआ था, तो अक्कादियन साम्राज्य जिसने 24वीं से 22वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इराक और सीरिया पर शासन किया था, संभवतः धूल भरी आंधियों के विनाशकारी परिणामों को दूर करने में असमर्थ था, जिसमें फसल उगाने में असमर्थता, अकाल और सामूहिक सामाजिक उथल पुथल भी शामिल थी। ऐसे में दोस्तों यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया के गिरावट के जो पतन है, यानी कि जो उसका पतन था, उसके 2 मुख्य कारणों से हुआ था। पहला यह है कि मेसोपोटामिया का जीवन शैली युद्ध से बुरी तरह नष्ट हो गई थी। विभिन्न शहर राज्य एक दूसरे की भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे और क्षेत्र हासिल करने के लिए एक दूसरे के बीच संघर्ष भी किया करते थे। अक्सर वे ज़्यादातर खेत और सिंचाई के पानी के लिए लड़ते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के पतन का दूसरा कारण उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सिंचाई तकनीकों के कारण था। ऐसे में दोस्तों सर्वप्रथम खेती को संभव बनाने वाली उन्हीं तकनीकों ने खेती को बाद की तारीखों में होने से रोका। सिंचाई के बाद पानी जमीन पर बैठ जाता है। समय के साथ पानी खनिज नमक को पीछे छोड़ देता है, जो अंततः खेती की भूमि को नष्ट कर देगा। तो यही सब मूल कारण थे इसके पतन के। तो दोस्तों आज हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बात की और इसके साथ साथ हमने इसके बहुत से फैक्ट्स जाने, खासकर इसके जो मेनली फैक्ट था वो इसके लार्ज एम्पायर की और जो इसके आर्किटेक्चर की। तो यही हमने आज इसकी चर्चा की है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसके अमेजिंग फैक्ट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अंशुमन।